हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के अंदर छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया का स्टडी कर रहे थे, जिसमें मैं एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन को मैंने उस दिन एक्सप्लेन किया था कि एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन एक छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। उसी पर एक एनसीईआरटी का उदाहरण है जो एक स्टूडेंट के द्वारा मेरे को भेजा गया है, उसको मैं ले लेता हूँ। उसने क्वेश्चन बताया है, क्वेश्चन बोल देता हूं मैं। मेथिल एसीटेट के जलीय विलयन में जल अपघटन का अध्ययन सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा मुक्त एसिटिक अम्ल के अनुमापन द्वारा किया गया। ये सारी बातें एक प्रैक्टिकली बातें हैं जो आपको कोई लेना देना नहीं है। आप यहां से प्रश्न को पढ़े। विभिन्न समय अंतराल पर एस्टर की सांद्रता निम्नलिखित है, तो आपको एस्टर की सांद्रता आपको दर्शाई गई है टाइम के रेस्पेक्ट में। यहाँ टाइम को मिनट में लिया है, मिनट में, और सांद्रता को मोल प्रति लीटर में लिया है, लीटर यूनिवर्स में। 0 पे सांद्रता बताइए 0.85, फिर 30 पे बताइए 0.8004, फिर 60 पे बताइए 0.7538, और उसके बाद 90 पे बताइए 0.7096। फिर कहा है यह दर्शाइए कि अभिक्रिया छदम प्रथम कोटि की है, क्योंकि अब देखो क्या दर्शाना है आपको। पूरा प्रिकॉशन ये है, आप देख सकते हैं। तो दर्शाइए कि अभिक्रिया छदम प्रथम कोटि की है, क्योंकि अभिक्रिया होते समय जल की सांद्रता स्थिर है। अब इसने अपने आप ही कह दिया कि भाई ये अभिक्रिया में जल की सांद्रता स्थिर है। तो अगर हम इन डेटा से K निकालें तो K निकालने का फॉर्मूला क्या है? 2.303 अपॉन T log 10 C0 CT। अब देखो CT बराबर तुम क्या लोगे? 30 सेकेंड। तो CT क्या पुट करना है? शेष सांद्रता ये है, तो CT ये पुट करना है, कितना? 0.80। तो आप इससे K फाइंड आउट करोगे, ठीक है, पुट करके। C0 तो ये रहेगी 0.75। फिर T बराबर आप क्या लोगे? 60 सेकेंड, 60 मिनट लोगे। और CT अब क्या मानोगे? CT 0.7538। C0 वो यही मानना है, फिर आप K फाइंड आउट करोगे। फिर बाद में फिर T बराबर आप क्या मानोगे? 90 मिनट। और CT क्या मानोगे? CT मानोगे 0.7096। हालांकि आपको कैलकुलेशन थोड़ी लंबी करनी पड़ेगी। तो K, अगर ये तीनों बार में जो K का मान आ रहा है वो लगभग, मैं एग्जैक्टली समान नहीं कह रहा, पावर भी अगर समान आ जाती है 10⁻⁻2 जैसे पावर भी अगर समान आ जाती है, तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये अभिक्रिया प्रथम कोटि, क्योंकि ये प्रथम कोटि का व्यंजक है, प्रथम कोटि व्यंजक का पालन कर रही है। और इससे फिर ये प्रूव हो जाना है कि अभिक्रिया छदम प्रथम कोटि की है। फिर क्वेश्चन ने एक चीज और पूछी है कि K डैश का मान बताओ। तो ये जो K आया है वो प्रथम कोटि अभिक्रिया का दर स्थिरांक है। और हम जानते हैं कि एस्टर का जल अपघटन जैसे मेथिल एसीटेट है, CH3COO CH3 H2O इक्वल टू
CH3 COOH प्लस CH3OH। तो ऐसा ही क्वेश्चन तुमने 4.8 किया था उस दिन, मैं बता के गया था 4.8। तो इसके अंदर अगर हम R लिखें तो क्या लिखेंगे, K डैश एस्टर यानी मेथिल एसीटेट की सांद्रता और H2O की सांद्रता। अब चूंकि प्रश्न ने क्या कहा है, चूंकि प्रश्न ने कहा है H2O की सांद्रता कांस्टेंट है और वो किसके इक्वल है, 55.5 होती है। तो अब ये कांस्टेंट है तो मैं K डैश को और H2O को मिलाकर एक नया कांस्टेंट K नाम दे देता हूँ और एस्टर की सांद्रता। अब ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए निरंतर नियम है कि नहीं। इससे पता लग रहा है अभिक्रिया में दो अणु हैं, लेकिन चूंकि H2O की सांद्रता स्थिर है तो वो K में समाहित हो गई। ये दोनों को मिला के मैंने नया कांस्टेंट ले लिया काम में, और अब इस अभिक्रिया प्रथम कोटि की हो गई। अब सुन लीजिए कि K के अंदर हम जा रहे हैं दो चीजें। ये K प्रथम कोटि का दर्मी स्थिरांक है जिसकी गणना हमने ऐसे कर ली। अब इसमें दो चीजें समाहित है, एक तो K डैश है और एक H2O की स्थिर सांद्रता है। जब ये मान जो K का आप यहाँ से निकालोगे डेटाओं की सहायता से, तो अब K डैश का मान भी पूछ रहा है प्रश्न, तो वो कैसे निकलेगा कि इस K के अंदर 55.5 का भाग लगा देना, तो ये ऐसे आपके K डैश परिकलित हो जाएगा। तो ये सवाल को आप करके मुझे व्हाट्सएप कीजिए, जो भी कर ले ग्रुप में भेजिए, जिससे आपको पता लग जाए कि आपने कितनी बढ़िया कैलकुलेशन की है। तो ये छदम प्रथम कोटि, वैसे देखो बोर्ड के औकात नहीं है कि इतना पूछे। बोर्ड केवल आपसे ये पूछता है कि एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, समझाइए कैसे। तो आप उसमें ये समझा देंगे कि क्योंकि इसमें जो दूसरा अभिकारक है वो H2O स्थिर रहता है या एक्सेस में होता है, उसकी सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया के दौरान नहीं होता है। इसलिए अभिक्रिया का वेग केवल एस्टर की सांद्रता में हुए परिवर्तन पर ही निर्भर करता है। इसलिए अभिक्रिया प्रथम कोटि बलगतिकी की पालना करती है। तो ये आपको समझाना है। अब ऐसे ही एक और है आपके, मैं उसे भी अब ले लेता हूं। क्वेश्चन तो देखो बच्चे भेज रहे हैं और भी भेज रहे हैं, लेकिन अब सारे क्वेश्चनों को मैं यहाँ लूँ तो चैप्टर कभी खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, चैप्टर चलता ही रहेगा। अब जैसे एक बच्चे ने N2O5 यानी 4.14 क्वेश्चन पूछा है, तो भाई 4.14 प्रश्न प्रथम कोटि की सारी बातें हैं जो मैंने डेरिवेशन में पढ़ाई है कि अवकलित दर नियम क्या होता है, ग्राफ क्या होते हैं, सारी चीजें हैं उसमें। तो वो समझा तो हो जाएगा वो क्वेश्चन। उसके बाद अब मैं अब आगे बात करता हूँ कि दूसरा एग्जाम्पल छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया का। पहला एग्जाम्पल तो क्या था, एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। अब दूसरा एग्जाम है इच्छु शर्करा का प्रतिपन। ये दूसरा एग्जाम्पल है। इच्छु शर्करा क्या होती है, केन शुगर इंग्लिश में बोलते हैं, केन शुगर, रसोई घर की शर्करा, रसोई घर की शुगर भी बोलते हैं, रसोई घर की शर्करा भी इसका नाम है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है C6H22O11। अब इसका अगर हम हाइड्रोलाइसिस करा दे, जल अपघटन करा दें, अम्लीय जल अपघटन होता है इसका भी अम्ल की प्रेजेंसी में। जल अपघटन के बाद हाइड्रोलाइसिस के बाद ये देता है C6H12O6, यानी इसका ये होता है ग्लूकोज और ये होता है सुक्रोज। इसको सुक्रोज नाम है वैसे, सुक्रोज। और इससे हाइड्रोलाइसिस के द्वारा इससे बनता है C6H12O6 यानी फ्रक्टोज।
फ्रक्टोज। तो इससे बना क्या बेटा, इससे सुक्रोज के जल अपघटन से एक मॉलिक्यूल तो ग्लूकोज का बनता है, एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का बनता है, ये बनते हैं इससे। अच्छा, अब यहाँ क्या क्वेश्चन है, ये छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया अब कैसे, तो प्रतीपन क्यों कह रहे हैं, सबसे पहली बड़ी बात है प्रतीपन क्यों कह रहे हैं या प्रतिलोमन की। तो देखो आपको पता है कि प्रकाशिक सक्रिय यौगिक होता है सुक्रोज। प्रकाशिक सक्रिय यौगिक वे यौगिक होते हैं जो समतल ध्रुवित प्रकाश को या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूर्णित करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये प्रकाशिक सक्रिय यौगिक पूरा चैप्टर आएगा बायोमोलिक्यूल के अंदर, वहां और अच्छा सा क्लियर होगा कि सुक्रोज एक दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, यानी समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को प्लस क्लॉकवाइज रोटेट करती है। कैसे करती है, क्लॉकवाइज दिशा में घूर्णित करती है। उसके बाद ग्लूकोज भी क्या है, और इसका शायद जो घूर्णन कोण होता है ये दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है, ये भी दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है जो प्रकाश के तल को ये भी प्लस यानी क्लॉकवाइज दिशा में ही घूर्णित करती है। जो क्लॉकवाइज दिशा में घूर्णित करती है उसको प्लस या डी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी से, तो ये भी स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर दूं। और जो फ्रक्टोज है वो होती है वाम ध्रुवण घूर्णक, वाम ध्रुवण घूर्णक, यानी कैसे एंटी क्लॉकवाइज घूर्णित करती है, इसलिए इसको माइनस साइन से डिनोट करते हैं, माइनस या स्मॉल एल। ठीक है, तो अब सुन लीजिए मामला क्या चलेगा कि जल अपघटन से पहले हमने एक बीकर के अंदर सुक्रोज रखी और उसमें से समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारा, तो समतल ध्रुवित प्रकाश का तल क्लॉकवाइज घूम गया। लेकिन अब हमने उसमें जल मिलाया और जल मिलाने के बाद फिर उसको हम पीपीएल के सामने लेके गए, तो अब की बार वो एंटी क्लॉकवाइज घूमा। सवाल ये उठता है कि अब की बार वो एंटी क्लॉकवाइज क्यों घूमा। तो मैं बता दूं, जैसे ही आपने सुक्रोज में जल ऐड किया तो जल ऐड करने से क्या हुआ कि सुक्रोज का जल अपघटन हो गया, ठीक बात। और जल अपघटन के बाद दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और वाम ध्रुवण घूर्णक ये यौगिक बने। अब ये घुमाएगा 52 डिग्री और ये घुमाएगा 92 डिग्री, तो 52 डिग्री ये तो क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयास करेगा, ये 92 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयास करेगा। तो नेट घूर्णन जो जल अपघटित मिश्रण है उसमें इसका घूर्णन तो कैंसिल हो जाएगा और नेट घूर्णन इसका ही बचेगा 40 डिग्री। तो 40 डिग्री, अब देखो पहले तो ये इधर घूमा था क्लॉकवाइज यूं, लेकिन जल अपघटन के बाद ये 40 डिग्री इधर घूम गया। तो घूर्णन जल अपघटन से पूर्व था, वो जल अपघटन के बाद घूर्णन की दिशा क्या हो गई, बदल गई। इसलिए हम इसको बोलते हैं इक्षु शर्करा का प्रतिपन, यानी इक्षु शर्करा का जो जल अपघटन है वो वास्तव में घूर्णन का प्रतिलोमन है, इसलिए इसको प्रतिलोमन या घूर्णन का प्रतिलोमन कहते हैं, क्योंकि इस क्रिया में होता क्या है, घूर्णन बदल जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्यों है, क्योंकि इसमें भी जल की सांद्रता क्या रहती है, स्थिर रहती है। दो अभिकारक भाग ले रहे हैं, जल है और जल की सांद्रता 55.5 होती है, स्थिर रहती है। तो केवल जो अभिक्रिया का वेग है वो केवल शुगर यानी शर्करा की सांद्रता पर ही निर्भर करता है। और के की गणना दो तरह से की जा सकती है, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग C0 अपॉन CT, एक तो इससे की जा सकती है। एक अगर हमें विभिन्न समय अंतराल पर घूर्णन पता हो तो फिर हम घूर्णन की सहायता से भी के का डिसाइड कर सकते हैं के क्या है। लेकिन ये सबको आपसे नहीं पूछा जाता है
केवल आपसे तो ये पूछा जाता है कि ये छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया क्यों है, तो आप बोलोगे इसमें भी जल की सांद्रता स्थिर रहती है और अभिक्रिया का वेग ओनली और ओनली शुगर यानी शर्करा की सांद्रता में हुए परिवर्तन पर ही निर्भर करता है, इसलिए यह छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अब जब आपसे जस्टिफाई करवाए कि सिद्ध करो, तो आपको घूर्णन के मान दिए होते हैं, वो एग्जाम कंपटीशन में आते हैं क्वेश्चन कि आपको विभिन्न समय अंतराल पर अगर घूर्णन के मान दिए गए हों तो आप फिर ये भी जस्टिफाई कर सकते हैं कि यह अभिक्रिया छदम प्रथम कोटि की ही क्यों है, लेकिन वो आपके सिलेबस से थोड़ा बाहर है, इसलिए मैं केवल इतना ही पढ़ा के ये दो एग्जाम्पल हैं जो छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया की पालना करते हैं कंप्लीट। अब अच्छा, अब तक हम डिस्कशन कर रहे थे क्या, अभिक्रिया के वेग पर सांद्रता का प्रभाव। आप याद करो, मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाना शुरू किया था तो क्या कहा था, मैंने कहा था हम इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले अभिक्रिया का वेग समझेंगे। हमने वेग समझ लिया, अभिक्रिया की दर, फिर मैंने कहा था फिर उसके बाद हम अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों को समझेंगे। तो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक में पहला प्रभाव हम पढ़ रहे थे सांद्रता का प्रभाव। फिर मैंने उसमें कहा था कि सांद्रता का प्रभाव एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए तो फिर मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने आपको ये समझाया था कि अभिक्रिया के वेग पर सांद्रता के प्रभाव को एक्सप्लेन करने के लिए हमें वेग व्यंजक की आवश्यकता होती है, और वेग व्यंजक, अवकलित वेग व्यंजक जो था वो मैंने निर्धारित करना आपको सिखाया। फिर उसके बाद समाकलित वेग व्यंजक भी मैंने दो कोटि के लिए आपको निर्धारित करना सिखाया, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। दोनों के लिए हमने समाकलित वेग व्यंजक समझे। फिर हम प्रथम कोटि अभिक्रिया के पूरे पॉइंट को क्लियर करते हुए आगे बढ़े कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में आगे गैसीय भी हो सकती है, छदम भी हो सकती है। आज हमने वो टॉपिक पूरा कर लिया है। अब मैं आगे दूसरे कारक पर बढ़ता हूं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है, और वो है ताप, अभिक्रिया का ताप। दूसरा ही प्रभावित करने वाला कार्य है अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव। अब सुन लीजिए भाई, पिछली साल तो मैंने इसको थोड़ा डिटेल से नहीं पढ़ाया, बच्चों को कह दिया था कि भाई इस टॉपिक पे ज़्यादा सीरियस मत हो। क्यों? क्योंकि इस पर क्वेश्चन जस्ट जैसे अभी चल रहा है 2020, तो 2019 में इस पर से क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने 2020 में जो एग्जाम दे रहे थे उनको ये कह दिया था कि इसको सीरियस मत लो, क्योंकि इस 19 में इसमें क्वेश्चन बन चुका है। इस बार सांद्रता के प्रभाव से क्वेश्चन बनेगा, और वास्तव में इस बार सांद्रता के प्रभाव से क्वेश्चन बना, ठीक है। और अब 2021 में जो एग्जाम देंगे तो वो इससे ज्यादा अच्छे से पढ़े, क्योंकि फिर ताप के प्रभाव पर क्वेश्चन बन सकता है। अगर मैं जनरली बोलूं, जनरली अगर मैं बात करूं, तो हम जानते हैं कि जितनी भी अभिक्रियाएं हैं उनका अगर थोड़ा सा अभिक्रिया हो रही है किसी भी पात्र के अंदर और उनमें थोड़ा सा भी ताप बढ़ा दिया जाए तो वो अभिक्रिया अति शीघ्र होने लग जाती है, यानी रैपिडली अभिक्रिया होती है। तो साधारणतः हम एक सेंटेंस में बोले तो यूं बोलेंगे, साधारणतः ताप में वृद्धि करने से अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होती है, ठीक है। कुछ एक अभिक्रिया अपवाद के रूप में मान लो जो ताप में वृद्धि करने से उनके वेग में कमी आती है, वहां की ज्यादातर मोस्ट ऑफ अभिक्रियाएं क्या होती है, ताप में वृद्धि करने से उनके वेग में वृद्धि होती है। तो ये एक रिजल्ट लिख लेता हूं मैं, अधिकांश अभिक्रिया का वेग ताप
में वृद्धि के साथ बढ़ता है। ठीक है, कुछ एक अभिक्रिया है जिनका वेग ताप में वृद्धि के साथ घट भी जाता है, तो उनको अभी हम यहाँ कंसीडर नहीं कर रहे, हम तो मोस्ट ऑफ अभिक्रिया की बात कर रहे। अब ऐसा कितना बढ़ता है, सवाल ये उठता है भाई कितना बढ़ता है। जैसे सांद्रता को दुगुना कर दें तो कुछ अभिक्रिया दुगनी का वेग दुगना हो जाता है, कुछ अभिक्रियाओं का 4 गुना हो जाता है। ये तो डिसाइड होता है वेग व्यंजक से। अब यहाँ भी तो हम कह रहे हैं कि कितना बढ़ा दें, तो वास्तव में अभिक्रिया का जो वेग है वो के और रिएक्टेंट की सांद्रता की पावर n होती है। तो अब हमने सांद्रता के प्रभाव को तो पढ़ लिया, तो वास्तव में के पर ताप का प्रभाव पड़ता है। R बढ़ता है क्यों? क्योंकि के बढ़ता है, और के इसलिए बढ़ता है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है। तो टेम्परेचर को बढ़ाने से के बढ़ता है, के को बढ़ाने से R बढ़ता है। तो यहाँ ये कैसे समझ में आए कि के ताप से कैसे प्रभावित होता है। तो के का अगर समझ में आ जाएगा मामला, तो वेग का समझ में आ ही जाएगा। तो कितना बढ़ता है, के कितना बढ़ता है उतना ही बढ़ता है। तो के कितना बढ़ता है, सवाल ये आ गया कि भाई के कितना बढ़ता है, तो अब उसको मुझे समझाना पड़ेगा आपको कि के कितना। तो अभी तो मैं प्रैक्टिकली अगर हम प्रयोग कर करके देखें कि भाई के पर क्या असर पड़ा, मैंने टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा दिया, अब के पर क्या असर पड़ा, मैंने 20 डिग्री बढ़ा दिया, अब के पर क्या असर पड़ा। तो ऐसे अगर आपसे बात की जाए तो देखिए प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकल के आया, अधिक ऐसा प्रेक्षित किया गया है कि ऐसा प्रेक्षित किया गया है कि ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने से अभिक्रिया के दर नियतांक बोले तो के में 2 से 3 गुना वृद्धि हो जाती है। हेलो।